वेलकम टू पॉडकास्तान। मेरे साथ मौजूद हैं वैलरी खान यूसुफजई, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान के अंदर तेजाब गर्दी के ऊपर काम कर रही हैं। और इंटरेस्टिंगली 2014 से लेके 20 तक तेजाब फेंकने के केसेस में 85, आई रिपीट 85% कमी हुई थी, डिक्रीज हुई थी। उसकी वजूहात पे भी आज बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि अब हमें अचानक डॉक्टर महानूर क्वेटा में या गुजर खान के अंदर कामरान तनवीर के केसेस नज़र आते हैं। मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। 80 to 85% ख़वातीन हैं और तकरीबन 15 to 20% मर्द हैं। क्या ऐसा मसला है भाई? आप जाए ना ज़रा कराची में किसी आम मार्केट में, आप कहें जी मुझे एक 9mm की पिस्तौल चाहिए, नहीं मिलेगी। क्यों? एक लॉ है, एक रेगुलेशन है। जब बंदूक नहीं मिल सकती, बम, आप जाएंगे जी मैंने एक बम फाड़ना है, मैंने सुइसाइड बॉम्बर बनना है, मुझे एक बम दे दें, नहीं मिलेगा। तो तेजाब भी किसी बंदूक और बम से कम नहीं है। वो क्यों 200 रुपए में जाके हमें मिल जाता है? आज हम जो विक्टिम की साइड है उससे ज्यादा इसकी रेगुलेशन, कानून साजी और अवेलेबिलिटी की साइड पे बात करेंगे। वैलरी बहुत पैशनेट है, पिछले तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान में है। पश्तो बहुत अच्छी बोलती हैं जो मुझे नहीं आती। फ्रेंच इनकी मादरी ज़बान है जो मुझे नहीं आती। अंग्रेज़ी हम दोनों की सेकंड थर्ड लैंग्वेज है जिसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक और ज़बान है जिसमें आज मैं इनसे बात करना चाहूँगा, जो इनकी 1 to 3rd लैंग्वेज है और मेरी भी सेकंड लैंग्वेज है, और वह है उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझती हैं, ये तेजाब मार्केट से उठाया ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? मुझे तो समझ नहीं आती। Why is this accessible? तो हमेशा तेजाब इस्तेमाल हो रहा है कपास सीड्स के लिए। हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे ज़मीन के अंदर कपास ग्रो करने के लिए जब हार्वेस्ट हो गया, आपके साथ सीड्स रह गया और वो सीड साफ करने के लिए वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब के अंदर फेंकता है। तो फिर जो कपास का फाइबर्स जो रह गया वो फिर खत्म हो जाएगा और फिर वो वाला सीड दोबारा इस्तेमाल कर सकता है कपास ग्रो करने के लिए, बेसिकली। इसलिए वो अवेलेबल है हमेशा। उसके अलावा वो भी इस किस्म का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मैकेनिक्स, कार्स, ट्रक्स के लिए, बैटरीज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमेशा ये कपास का इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है जी। लेकिन अगर ये कपास की इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो इसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में? मतलब अल्कोहल की लाइसेंसिंग है और दूसरी ऐसी चीजों, आपको लाइसेंस चाहिए होता है एमिनेशन रखने के लिए। आप कहते हैं जी मुझे बंदूक का लाइसेंस बनवा दें, तो इसका लाइसेंस क्यों नहीं? ये हर एक, मैं जाऊं, कोई जाए, वो कामरान चला जाए, हारिस चला जाए, कोई भी जाके खरीद सकता है जी। तो बेसिकली ये भी नहीं कर सकते हैं कि कानून नहीं है या रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो रेगुलेशन मौजूद है इनफेक्टिव है ना, वो इल एडजस्टेड है। बेसिकली इस मसला हल करने के लिए वो एक अमेंडेड, एक नया रेगुलेशन होना चाहिए। फिलहाल उस वक्त आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब बेचने के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए और आपकी ड्यूटी बनता है कानून के मुताबिक कि जब आप इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब को बेचेंगे किसी को, आप उनकी शनाख्ती कार्ड को मांगेंगे और डिटेल्स भी खरीद लेंगे। Fair enough. लेकिन ये मेरे वो लेट का प्रोसेस है, क्योंकि वो इस जुर्म प्रिवेंट करने के लिए, इस तशद्दुद प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले लार्ज एक्सेस ना हो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब के साथ। और जब उस वक्त कुछ सालों पहले मैं एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन के साथ काम करते थे, हम लोग फिर कम्युनिटीज के साथ और तेजाब के शॉप कीपर्स के साथ भी हम लोग गया। उन्होंने कहा कि देखिए, मसला ये है कि वो एक नया निज़ाम बनाने पड़ेगा और वो निज़ाम जो उन्होंने खुद प्रपोज किया, मैंने नहीं किया, वो कहते थे कि जरूरी है कि हर मर्दों
highly concentrated तेजाब के साथ access ना हो, क्योंकि फिलहाल मैं जमींदार हूँ, मैं अपनी सीड को अपने छोटी छोटी फार्म के लिए ना, छोटी छोटी जमीन के लिए सीड सफाई करना चाहती हूँ, मैं उस शॉपकीपर के पास जाऊंगा, अपने नष्टी कर दूंगा और फिर वो हाईली कंसंट्रेटेड मैं खुद अपने घर में लूंगी, मैं डिलूट कर लूंगी खुद, कर लूंगा खुद और फिर सीड साफ होगा. ये मसला है. जरूरी है कि सबसे पहले वो हाईली कंसंट्रेटेड तेजाब सिर्फ उस लाइसेंस शॉप्स हो और फिर कि वो डिलूशन डिलूटेड वाला वो तेजाब स्टेज पे हो. उस स्टेज पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होगा, हुकूमत के ओवरसाइट के हम पर. और जरूरी है कि जो सारे फार्मर्स वगैरह वगैरह सिर्फ डिलूटेड तेजाब के खरीद सकते हैं. अच्छा, अगर डिलूटेड तेजाब मिल रहा हो, अब जिस तरह कोयटा में डॉक्टर महानूर के ऊपर वो बंदा गया, उसने 100 200 500, मैं कहता हूँ 1000, मैं कहता हूँ 2000 का भी उसने तेजाब खरीदा, वो डाइल्यूटेड नहीं था. अगर डाइल्यूटेड, खुदा ना खास्ता, अगर डाइल्यूटेड तेजाब भी आपके हाथ पे गिर जाए तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचता. नुकसान नहीं होता था और फिर पानी के साथ और क्रीम के साथ आप जल्दी नुकसान अवॉइड कर सकते तो हैं. वो कपास के बीजों के लिए जो चाहिए होता है वो डाइल्यूटेड चाहिए होता है, जी और वो उस स्टेज के ऊपर डाइल्यूट होना चाहिए सेल से पहले. बिल्कुल. वैलेरी, ये कितनी रॉकेट साइंस है जो कि कल सुबह क्यों नहीं इस पे फैसला सुनाया जा सकता? क्योंकि देखिए ये मल्टीपल अथॉरिटीज है, एक तरफ से पॉइजन कंट्रोल एक्ट का है, दूसरी तरफ लोकल गवर्नमेंट के पास है, तीसरी तरफ से वो एंगेज करने पड़ेगा ना फार्मर्स के साथ, और फिर छोटी लेवल पे वो शॉपकीपर्स के साथ. तो बेसिकली एक पार्टिसिपेटरी और कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली देखिए 2011 एक कानून पास हो गया, सेक्शन 336A and B PPC के अंदर अमेंडेड हो गया. तेजाब गर्दी, एक्चुअली नॉट ओनली तेजाब गर्दी, एनी बर्न क्राइम, कोरोसिव सब्सटेंस को अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वाज क्रिमिनलाइज्ड, जुर्म बन गया. आप एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन के पास मौजूद थे, एक मल्टी स्टेक होल्डर्स कैंपेन के बाद माशाल्लाह ये वाला माइलस्टोन हो गया. उसके बाद कितने साल से survivors, National Commission on Status of Women, National Commission on Human Rights, Acid Survivors Foundation Pakistan, lawmakers भी कहते हैं. I can give you so many names: Khawar Mumtaz, Atiya Inayatullah, Nilofer Bakhtiar, PPP का शेरी रहमान भी उसके ऊपर काफी काम किया. बहुत लोग उसके ऊपर काम किया. अभी केपी असेंबली में कुछ महीने पहले सुमेरा शाम्स, एक जो कि चेयरपर्सन केपी वुमेन, बिल पार्लियामेंटेरियंस के साथ वो सपोर्ट किया ना एक नया बिल, बेसिकली इस निजाम को इंस्टॉल करने के लिए. लेकिन देखिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता करने पड़ेगा थ्रू पार्टिसिपेटरी प्रोसेस. तो मुझे लग रहा है कि एक गैप हो गया अनफॉर्चुनेटली बिटवीन 2018-2021 से तक, ठीक है. अभी अनफॉर्चुनेटली एंड इट्स ऑलवेज द सेम स्टोरी, हर वक्त से होता है, कहानी यही है, जब तक खसूसी जुर्म नहीं हो रहा है हम लोग वेकअप नहीं करते हैं. तो बस उम्मीद है कि वो विक्टिम रिहेबिलिटेशन रिकवरी होंगी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है अभी वक्त है कि हम लोग इस वाला का इश्यू ना कि एसिड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंशन, आगाही टैकल कर लेंगे. अगेन कंसल्टेशंस के साथ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि एक रेलेवेंट फ्रेमवर्क लेकिन उसको एनफोर्सेबल निज़ाम होगा. ठीक है, वो देखने पड़ेगा. सिर्फ कानून बनाने फॉर द सेक ऑफ कानून ये जरूरी नहीं है. ओके, बट वी नीड टू मेक श्योर कि जो कानून डेवलप होंगे वो प्रैक्टिकल और टेंजिबल एनफोर्समेंट के साथ रिलेटेड हो, एंड वी नीड द लोकल गवर्नमेंट उस चीज के लिए, और कम्युनिटी मेंबर्स भी. डॉक्टर महानूर कोयटा की, अल्लाह उनको सेहत के साथ जिंदगी दे, उस केस ने एक वेकअप कॉल दी है, जैसे आपने कहा. क्या आप समझती हैं कि ये फिर डाई डाउन कर जाएगा, या इस वक्त मोमेंटम बन के डाइल्यूटेड एसिड सेल, मैं कहता हूं ये पहला एक कॉल फॉर एक्शन होना चाहिए
کہ پلیز ڈائلیوٹیڈ ایسٹ سیل کو انشور کریں جو کہ چاہیے آپ کے کپاس کے لیے. واہ جی واہ, ویری گڈ. کپاس پاکستان ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز, اور کپاس مان لیا Big economy. big economy, yes, humbly accepted and respected, but کیا یہ ہو جائے گا یا ابھی 2 مہینے کے بعد سب ڈاکٹر مانور کو بھول جائیں گے, کوئی نئی چیز وائرل ہو رہی ہوگی؟ It really depends کیونکہ ہمارے میموری, انسان کا میموری شارٹ ہے, پولیٹیکل میموری ان جنرل اکراس دا ورلڈ وہ بھی شارٹ ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دیر از اے بگ چیلنج یہ کہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کا مائلسٹون میں بھی ہے, and it's very much related to کپاس 2030. exactly. جب and one of the key monitoring framework for GSP Plus is business and human rights framework. جب آپ کی کپاس اکانومی, کپاس انڈسٹری کے ساتھ جو کہ ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل اکانومی which is directly related to GSP Plus میکینزم کا, جب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اس قسم کا لکونہ کی وجہ سے اتنے ہاریفک تشدد کر سکتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پرابلمیٹک ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے from a business human rights perspective, and in order to, strengthen Pakistan's case for the GSP Plus, ye wala cheez, the, sales and distribution of acid, improved and adequate regulation, ye bahut zaruri hai. یہ ضروری ہے, ہوگا کہ نہیں ہوگا, ضروری تو ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اس کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ماشاءاللہ پاکستان میں فی الحال شروع سے آگاہی نہیں تھا شاید, لیکن حکومت انہوں نے انکار نہیں کیا نا کہ ہم لوگ اس ایشو کے اوپر کام نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اگین میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2014 سے 2020 تک 85% ڈیکریز ہوا. ٹھیک ہے, تو میرا یہ حکومت ہمارے ساتھ ہے اس چیز کے لیے, لیکن بیوروکریسی ایسی ہے, اور میرا یہ سیول سوسائٹی کے بغیر یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا. سو وی نیڈ ٹو انگیج اگین ود دا سیول سوسائٹی. اور خوشی کی بات ہے کہ ابھی یو ڈونٹ نیڈ اے اسپیسیفک NGO such as Acid Survivors Foundation anymore. It's mainstream, the intersectionality جو سوشل میڈیا میں بھی یہ سیلیبریٹیز اس پہ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے جب سول سوسائٹی کے ساتھ, کمیشنز کے ساتھ یہ مومنٹم ہو جائے گا, مجھے امید ہے کہ وہ مومنٹم سسٹین ہوگا. اینڈ آئی تھنک حکومت سمجھ جائے گا کہ دس از آلسو اے بزنس اینڈ ہیومن رائٹس پوائنٹ, کہ یہ بالکل ٹیکل کرنے پڑے گا GSP پلس کے لیے. مجھے یاد ہے 2008-9 میں جب آپ بلیک باکس آئی تھیں اور آپ نے کہا تھا یہ ایشو ہے. اب اس وقت کوئی انسٹاگرام نہیں تھا, کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا, ایون فیس بک بھی ہارڈلی. تو ہم نے اس پہ کام کیا, ہم نے ویڈیوز بنائی. اس وقت کی عدلیہ نے ان چیزوں کو اکنالج کیا, اور پھر 2000 میوچل ایفرٹ, آف کورس آپ کا ادارہ اور آپ لیڈ کر رہی تھی, 2011 میں وہ پھر لا میکنگ ہوئی. تو اب تو ایک سیلاب ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کا جو اس پہ بات کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر مانور کے لیے بات کر رہے ہیں, گجر خان کے کامران کے لیے بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم مرد عورت کی بحث سے الگ ہو کے بات کر رہے ہیں کہ یہ تہذاب گردی جو ہے ہر ایک, کیا اب بھی اتنا بڑا چیلنج ہے جو 2011 میں تھا؟ دیکھیے شاہد 2011 نو ایکچولی اگین there was a gap from 2018 from 2021 اسٹیٹ سول سوسائٹی کے پاس اتنے تعاون نہیں تھا نا وہ اس قسم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, لیکن ابھی دوبارہ شروع کیا مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس بنیاد پہ ابھی دیکھنے پڑے گا کہ اگین تعاون کے ساتھ ہم لوگ نیہا نظام اس چیز کے لیے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن آ گیا جو کہ آن پیپر جو سارے ریکمنڈیشن جو صرف ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن اور بلیک باکس کا نہیں تھا, لیکن سروائیورز اور لا میکرز اور پالیسی میکرز اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس, ڈاکٹرز وغیرہ وغیرہ پورے ایکو سسٹم تھا. ایگزیکٹلی, ہم لوگ نے کافی بہت پارٹیسپیٹری اپروچ فالو کیا. بالکل جو سارے ریکمنڈیشن اس وقت سے آ گیا وہ اس سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن میں موجود ہے, with the exception of the digitalized management system, کیونکہ اس وقت ہم لوگ نیو ٹیکنالوجی کے ظاہر ہے, of course, ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ اس سے سیکھا. تو میرا خیال ہے the pathway forward
इस किस्म का jurisprudence सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ पाकिस्तान को देके वो लिस्ट करते हैं कि क्या करने पड़ेगा. आर यू हैप्पी वैलरी के इस वक्त किसी एक या दो कोई एसेट सर्वाइवर्स फाउंडेशन या उस जैसी को 2-3 एनजीओज की अब जरूरत नहीं रही, अब लोगों ने इसको खुद से टेकअप कर लिया? आर यू हैप्पी? मैं शुक्र करती हूँ. Absolutely. Ideally, as a development protection practitioner, we're happy when we don't need to be here anymore. समझ आ गया? मतलब मेरे लिए खुशी की खबर था कि एक स्पेसिफिक एनजीओ जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जुर्म इतने डिक्रीज हो गया कि अभी you know, I don't know, HRCP, या दस्तक, या commissions, या हुकूमत रूट, या उस वक्त एक violence against women center भी हमारे कुछ lessons के ऊपर भी develop हो गया. तो मैं खुश हूँ. As a development practitioner, when we are not needed anymore, मतलब है कि हमारे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये सक्सेस की बात है. ठीक है, तो मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि माशाल्लाह एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन एज अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव वो बहुत फायदा है गया. लेकिन देखिए अभी जुर्म बढ़ता है. सो इस नेहा ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, नॉट नेहा बट इस इंस्टीट्यूशनलाइज और सस्टेनेबल ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ दोबारा एंगेज करने पड़ेगा. ठीक है, हुकूमत के थ्रू, आई वुड से कि हुकूमत लीड के नीचे, that would be much better. Absolutely. Otherwise the possibility. Exactly. और फिर वो देखेंगे कि क्या करने पड़ेगा. लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो सारी चीज को डिस्क्राइब किया. ठीक है, एक बात सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ कि इस डिसीजन के अंदर मुझे लग रहा है कि the Honorable Supreme Court did not understand the challenge linked to what they call juvenile justice, which I call child justice, क्योंकि juvenile अभी थोड़ी सी stigmatizing term हो गया. क्योंकि child justice मतलब है कि जब इस किस्म का जुर्म एक बच्चे की तरफ आ रहा है, तो फिर एक और सवाल आ रहा है हमारे सामने कि हमारे मशवरा हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ. As a society, as a mom, मैं माँ भी हूँ ना, मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं कैसे तरबियत दे सकती हूँ अपने बच्चे को कि वो इस किस्म का सोच उनकी ज़हन में कभी भी नहीं हो रहा है, और जब आ रहा है तो फिर सोच कर लेंगे कि देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ये आ जाएगा या ये नहीं हो सकता है. और मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान भी एक पूरा चाइल्ड जस्टिस रिफॉर्म एजेंडा को इनिशिएट किया. माशाल्लाह दिसंबर 2024 में फेडरल जुडिशियल एकेडमी ने रीइमेजिन जस्टिस फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम को इनिशिएट किया, और 2017 से ये एक इदारा के साथ ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान के साथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सारे हाई कोर्ट सारे सूबों में और सारे टेरिटरीज में उन्होंने एक स्ट्रेंथनिंग जस्टिस विद चिल्ड्रन का प्रोग्राम इनिशिएट किया, जो कि अभी तक चलता है. ठीक है, इस चीज के अंदर ये देखने पड़ेगा कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एंटरिंग द क्रिमिनल सिस्टम, और जब जुर्म किया हाउ डू वी एंश्योर कि रेस्टोरेटिव अप्रोच के थ्रू दे नेवर डू इट अगेन. ओके, वो हेल्थी सिटीजन्स दोबारा बनाएंगे. क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग केसेस ना कि एक तरफ एक हॉरिफिक जीबीवी हो रहा है, और दूसरी तरफ यू नीड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन इवन व्हेन दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ. ये आसान काम नहीं है, और ये इस किस्म का बैलेंसिंग एक्ट है. मुझे लग रहा है कि अभी तक हमारे जस्टिस सिस्टम एक्टर्स काफी सेंसिटाइज नहीं है, एंड दे नीड फर्दर कैपेसिटेशन. और ये एक एक्नॉलेज फैक्ट है, क्योंकि अभी फेडरल जुडिशियल एकेडमी, ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान और यूनिसेफ के साथ भी काम करते हैं टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग. क्योंकि it's मतलब है कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा और तशद्दुद भी चलता है, और ये खत्म करने पड़ेगा. एक सवाल है, पता नहीं आपके पास इसका जवाब है कि नहीं, कि ऐसी स्टडी या सर्वे हुआ है कि पिछले 20 साल में या 10 साल में जो लोग तेजाब किसी पे फेंकते हैं, चाहे वो औरत है या मर्द है, जो तेजाब फेंकने वाला है उसकी क्या एज होती है यूजुअली? Age of perpetrators, I'm not sure. हमेशा they are above 18. So जब मैं डाटा देख रही हूँ, I refer to a data from 2007 से 2020 तक. ठीक है. Perpetrators सारे
हमारे नॉलेज के मुताबिक boys? young लेकिन 18 से ऊपर, even men. So males, हमेशा male थे. I know only of 2 female perpetrators or 1 indirect perpetrator. Okay. तो it's a male. चलो आपको 2 का पता है, रिपोर्ट में हुए 10 ठीक कर है, ले कुछ. ठीक है. यानी एक औरत ने मर्द पे फेंका जी. या औरत ने औरत पे फेंका, इसको एक कैटेगराइज. हाँ. परपेट्रेटर औरत, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं. या लेकिन मर्दों जो 20% मर्द हैं जिन पे हाँ. फेंका गया वो भी मर्द ही होते हैं ज्यादा. मर्द होते हैं. And you have मेरा है कुछ दो केस. I think it would be between 20 to 40 तकरीबन, which is relatively young. All right. Exactly. And ये मैं सोच रहा था कि 20 प्लस पे ऐसा क्या आपकी जिंदगी में हो जाता है. तो मेरा ख्याल है शादी से इनकार, या मैं राहिला से शादी करना चाहता हूँ और ये राहिला से इसकी शादी हो रही है तो मैं जाके उस पे तेजाब फेंक दूंगा इब्राहिम पे. सो मर्द पे तेजाब फेंक रहा है या मर्द औरत पे तेजाब फेंक रहा है, तो बेसिकली वो इमोशनल शादी वाला फैक्टर है. दूसरा, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसके अंदर ये भी आ रहा है कि थोड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत है. बिल्कुल और स्पेशली मर्द टू मर्द ये बहुत है. मर्द टू मर्द प्रॉपर्टी वाला इशू है. बहुत है. और मर्द टू औरत हमेशा, I won't call it emotional, I would say it's patriarchal, male fake alpha ego. Absolutely. जो कि वो अपने औरत का जिस्म कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, और तशद्दुद के थ्रू, ना कि मैं मर्द हूँ, वो हमारे साथ कैसे उसने इनकार कर सकते हैं. उसने इनकार कैसे कर एग्जैक्टली. जो कि अगेन वो आपका याद होगा शायद जब हम लोग ने कैंपेन शुरू किया, हमारे पास काफी रिलीजियस लीडर्स भी हमारे पास मौजूद थे. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस किस्म का सोच, इस किस्म का चीज कितनी गैर इस्लामी चीज है वगैरह वगैरह. तो लेकिन अगेन द पैट्रियार्कल एंड अब्यूजिव ट्रेडिशन ये हमारे रिवाज में अंदर है, ठीक है. और इस रिवाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट के बाहर, जो कि एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन और दूसरी लोग कब से किए, ये इट्स अगेन इंटरजेनरेशनल काम की बात है. पहले मुझे ये बताएं, आप एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या एक डॉक्टर या मेंटल साइंस एक्सपर्ट नहीं है, बट स्टिल आपने इतना काम किया है. ये ऐसा क्या होता है कि अब हारिस मेरे सामने बैठा है, मैं बार बार हारिस ही का नाम लेता हूं, कि हारिस 22 साल का हुआ, वो कहाँ कमी रह गई माँ से या बाप से उसकी तरबियत में, कि वो एक दिन उठा और उसने कहा कि अच्छा ये लड़की मुझे इनकार कर रही है या व्हाटएवर, मेल ईगो आई और उसने 500 रुपए का तेजाब लिया और किसी के मुंह पे जाके फेंक दिया. वो हम what is lacking in parvarish, in tarbiyat? Yeah, do you find it in India, Bangladesh and other countries also? Is it very South Asian? Tehzabgardi is not only Asian, it's a global issue. UK में भी हो रहा है. और Really? पुराना जुर्म भी है. 19th century में फ्रांस में वो बहुत कॉमन चीज थी, और एंटीक्स टाइम को भी इंस्टेंसेस ऑफ एसिड अटैक भी मौजूद थे. तो ये फ्रांस में ये एसिड अटैक्स होते थे 19th century में. बिल्कुल. आप खुद फ्रेंच हैं, तो आप बताएं फिर फ्रांस ने इस पे कैसे कंट्रोल किया? वो सिस्टम, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं. एग्जैक्टली यही था. बट other countries also have the same. Absolutely, ये ग्लोबल इशू है. बट पाकिस्तान was a success story. And देखिए, until Pakistan, the Pakistani state decided to disengage on that issue with the civil society, फिर मसला शुरू किया. जब तक स्टेट, ये देखिए ना, अभी हमने ये बताए थे 2014 से 2020. एग्जैक्टली. Pakistan was a world record and a model and a success story इस issue के ऊपर. 85% decrease. Absolutely. और मेरा याद है इस वाला का फिज़त ये यूरोपियन पार्लियामेंट में ये नंबर और एग्जाम्पल quoted हो. As an example. Quote हुए थे. इसी वजह से कह रही हूँ ना. फिर 2020-21 के बाद ये फिर हम, मैं ये कह रही हूँ, जब तक आप
आपकी कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी से डिसएंगेज करते हैं तो फिर मोमेंटम नहीं चलता है ना. तो मुझे उम्मीद है कि देखिए हुकूमत दोबारा हमारे तरफ आ गया कुछ सालों पहले, लेकिन you know, because of that disengagement, हमारे पास भी नेटवर्क भी नहीं था वगैरह वगैरह. लेकिन खैर है, अभी मुझे लग रहा है कि दोबारा एक्शन ले लेंगे. देखने पड़ेगा कि आगे रास्ता क्या होगा. मुझे उम्मीद है, देखिए आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 30 साल से मैं इधर हूँ. जब पाकिस्तानी डिसाइड करेंगे कि ये मसला हम लोग टैकल कर लेंगे, कुछ फायदा होगा, टिकते रहेंगे, देन यू डिलीवर. एसेट की सेल इतनी सस्ती, वजह क्या बताई जाती है कि जी वो कॉटन ग्रोइंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें डिल्यूटेड यूज होना होता है, लेकिन वो एट सोर्स जी डिल्यूट नहीं जी. होता. आई थिंक ये तो लाइसेंसिंग और कंट्रोल के साथ और निजाम का ये पॉसिबल है, पॉसिबल है. और ये ये प्रायोरिटी कोई नंबर ऐसी वो चीज नहीं है कि जी मतलब हाँ, तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 है. लेकिन उसके अलावा जस्टिस सिस्टम का लॉ एनफोर्स करने के लिए ये दूसरी प्रायोरिटी हो जाता है. तो मेरा ख्याल है कि जो परपेट्रेटर है एग्जैक्टली उसको ठीक है, क्योंकि मुझे भी केसेस दो, और ये दोनों को बच्चों के खिलाफ थे जो कि क्या नाम है, घरेलू के अंदर, घर के अंदर काम करते थे. पुलिस ने कभी भी इस किस्म का ऑफेंस नहीं डाला FIR में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि परपेट्रेटर पनिश्ड हो. ठीक है, तो ये भी मसला है. सो दैट्स अ लॉ एनफोर्समेंट इशू जो कि अभी चलता है आहिस्ता. काफी कोलैबोरेशन है, तावन है हुकूमत के साथ वो जस्टिस सिस्टम एक्टर्स ट्रेन करने के लिए. तो ये एक तरफ से हुकूमत असील सेल को बेहतर रेगुलेट करने, निज़ाम डेवलप करने कर सकेंगे जरूर. दूसरी तरफ से जुडिशरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, और मुझे लग रहा है कि इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आखिरी डिसीजन इज एन एनकरेजिंग साइन. माशाल्लाह, ठीक है, इट्स अ गुड साइन फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. तीसरी तरफ से लॉ मेकर्स, ठीक है, लेकिन उसके साथ जब तक हम लोग patriarchal GBV as a national priority टैकल नहीं करेंगे कि मैं कम्युनिटी लेवल में खानदान के अंदर माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकूंगी, ये वाला मसला हल नहीं होगा. और जब देखिए, आप मुझे लग रहा है कि नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं एक बच्चे हूं, मैं क्यों इस तरफ से जाती हूँ. जो रिसर्च दिखाते हैं रिसर्च कहते हैं कि जब you see children are the result of what they see, जो देख रहा है, जो experience, जो hearing करते हैं. So what a child sees, hears and experience shapes he is likely to become. So basically जब बच्चों के सामने तशद्दुद हो रहा है, जब बच्चों को खुद एक्सपीरियंस तशद्दुद, you have an exacerbated chance of this child to become a victim or a perpetrator. ठीक है? So and I'm saying that in all the international platform, जब तक हम लोग child protection, बच्चों का हिफाजत के ऊपर national priority नहीं बनाएंगे, इस किस्म का adults या youth प्रोड्यूस होता रहेगा, प्रोड्यूस हो जाता है. तो child protection, justice for children, gender equality shift, and again अकेले नहीं, communities के साथ, religious leaders के साथ, मर्दों के साथ, local government के साथ, highest level तक ये वाला मसला खत्म नहीं होगा. वैलेरी खान यूसुफ सईद, थैंक यू वेरी मच. Thank you. हम कहते हैं आप फ्रांस में पैदा हुई, फ्रांसीसी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी ज्यादा पाकिस्तानी हो गए. लोग कहते हैं मुझे कि अभी आप बिल्कुल पाकिस्तानी हो गए. पाकिस्तानी भी हो गई हैं, पठान भी हो गई हैं, पश्तो. यू स्पीक फ्लुएंट पश्तो, फ्लुएंट उर्दू. माशाल्लाह. आज वैलेरी आपकी उर्दू से मैं इतना इम्प्रेस हूं. अच्छा, मैं थोड़ी सी बेहतर हो गया. नहीं, बहुत बहुत बेहतर हो गई. अच्छा, क्योंकि आप मुझे से बचपन से चलते हैं ना. मैं कोशिश कर लूंगी. लेकिन देखिए, जब लोग
دو ملک سے ایکچولی میں نے ابھی پاکستان میں نے زیادہ وقت گزر کیا فرانس سے نا کیونکہ میں 23 ایئرز اولڈ ادھر سے آ گیا ابھی میں 53 ہوں تو زیادہ وقت پاکستان میں گزرا ہے فرانس بالکل لیکن میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ فرانسیزی یا پاکستانی بن گیا مجھے لگ رہا ہے کہ جب ملٹیپل ملک ایسے ہو نا اور میرے بچے بھی ادھر پیدا ہوا مائی ہسبینڈ از آلسو مائی ان لوز آر فرام ہیئر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ صرف آپ کا دل کو بڑھتا ہے اور دونوں ملک اور دونوں پاپولیشن دونوں لوگ کے لیے آپ پھر جگہ دیں گے نا یہ بات ایبسلیوٹلی تھینک یو ویری مچ تھینک یو بہت بہت شکریہ تھینک یو